Hello students. Now we'll be starting with the last part of the chapter, what democracy, why democracy. Till now we had completed the arguments in favor and we've studied about what democracy actually is. We've also studied the features of democracy. Now it is time to talk about various philosophers' concepts, various ideas which are working against democracy. So let us continue our journey of learning. इससे पहले कि हम चैप्टर के थर्ड पार्ट को शुरू करें, अब समय है आपके उन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए दिए थे। चलिए, सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून की नजरों में हर व्यक्ति बराबर है, वो भले ही एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो या फिर एक प्राइम मिनिस्टर हो। आपको सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को समझाना है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द पावर हाउस, द एंटायर पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट? सो पीपल आर द पावर हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप सोचिए, जहां पर लोगों के पास सारा अधिकार है वहां पर रूल ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है। हर गवर्नमेंट ऑफिशियल और ऑर्डिनरी सिटीजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों पॉलिटिकली इक्वली कंसिडर किए जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि ऑर्डिनरी सिटीजन ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जगह दी है ताकि वो उनके लिए फैसले ले सके। यू हैव टू एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ एंड देन यू विल कम ऑन रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर सिटीजन को, ताकि उसे कंट्री में एक सिटीजन का स्टेटस मिल सके, हमने कई राइट्स दिए हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया पे बोलने का अधिकार, ऐसे कई अधिकार हैं। यहां पर आप केस स्टडी एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे एग्जाम्पल से किस तरीके से रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स बहुत अहम होते हैं। The next question is, what does one person, one vote, one value mean? See, here we are talking about the concept called UAF. UAF मतलब Universal Adult Franchisee. हर व्यक्ति जो 18 ईयर्स प्लस है और कंट्री का सिटीजन है, उसे अधिकार है कि वो अपनी कंट्री में वोट कर सकता है, राइट? इसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर नेम द कंट्रीज हु डिनाई द इक्वल राइट टू वोट। यू विल बी टेलिंग द कॉन्ट्रास्टिंग कंट्रीज जो हमने पढ़ी है एग्जांपल के तौर पर। जैसे वन पर्सन के केस में हमने एग्जांपल पढ़ा था सऊदी अरेबिया का, जहां पर विमेन आर नॉट अलाउड टू वोट, राइट? वन वोट के केस में हमने एग्जांपल पढ़ा था एस्टोनिया का, जहां पर रशियन माइनॉरिटीज को वोट करने में काफी तकलीफ होती है। और वन वैल्यू के केस में हमने एग्जांपल पढ़ा था फिजी का, जहां पर इंडियन फिजियंस के वोट को वैल्यू नहीं दी जाती, जबकि इंडिजिनियस फिजियंस के वोट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस फीचर को समझाने के बाद, यूएएफ के कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद इन कंट्रीज के एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप सब ने इन आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखा होगा, क्योंकि 9th और 10th में हमारे राइटिंग स्किल्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। हमें अपने आंसर को बहुत ही एक्यूरेटली, हमें लेंदी नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको, भले ही आप कम लिख रहे हैं लेकिन आप अपने कंटेंट को कवर कर रहे हैं। वो बहुत अहम पार्ट होता है क्लास 9th और 10th में। यू नीड टू कंप्लीट द आंसर एंड यू नीड टू गिव वेरियस पॉइंट्स व्हिच हैव बीन इन्वॉल्व्ड, और कोशिश करिए कि आंसर पॉइंट्स में हो, ताकि जिस इंसान के पास समय कम है, उन्हें काफी कॉपीज चेक करनी है, तो वो आपके आंसर को देखते से कुछ वर्ड से ही आपके आंसर को भाप लेते हैं कि आपने कंप्लीट आंसर लिखा है। तो कोशिश करिए कि आपके आंसर पॉइंट वाइज हो। पॉइंट वाइज आंसर लिखने की आदत अब हमें डालनी पड़ेगी। The third question which was given to you all is, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Discuss. हमने ये आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर पढ़ते वक्त समझा था, और हमने ये समझा था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म देती है कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को डील करने के लिए। हम जानते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इनएविटेबल हैं, वो इनइग्नोरेबल हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इन्हें सही तरीके से डील करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, और डेमोक्रेसी इस जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से उठाती है। यहाँ पर जब हम ये कंटेंट को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अयोध्या के एग्जाम्पल से इस पूरे पोर्शन को एक्सप्लेन किया था। आप इसमें चंडीगढ़ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी करंटली। जब पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से अलग हो रहे थे, उस समय पर चंडीगढ़ एक मसला था, एक मुद्दा था कॉन्फ्लिक्ट का, डिफरेंसेस का। दोनों ही जगहें पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के लिए लड़ रहे थे, और ऐसे केस में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि चंडीगढ़ के हर मसले पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा और उसी के डिसीजंस लागू कर दिए जाएंगे। अब सोचिए, छोटे से ऐसे मुद्दों पर भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से एक्टिव है। यानी कि डेमोक्रेसी किसी भी लड़ाई को छोटा या बड़ा नहीं मानती। डेमोक्रेसी ये सोचती है कि इन्हीं छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़े मुद्दे क्रिएट होते हैं, और अगर हम इन्हीं छोटी लड़ाइयों को बहुत प्रॉपर्ली डील करें तो शायद बड़ी लड़ाइयों के कारण ही क्रिएट नहीं होंगे। You have to give these examples. देखिए, मैंने आपको अयोध्या का एग्जांपल दिया, चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया, हो सकता है आपके पास मुझसे और बेहतर एग्जांपल्स हो। ये this is one of an abstract question which has been asked to you, right? There will be a lot of questions which will check your thinking, which will check your inquisitiveness. तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। सोशल साइंस में हम जनरल भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन हमसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आपकी जनरल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केसेस में आप अपने एग्जांपल्स को बहुत ही सुंदर तरीके से कोट करें, एग्जांपल्स को अलग पॉइंट बनाकर लिखें, ताकि जो इन्विजिलेटर है, जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी को, वो उन चीजों को बहुत ध्यान से देख पाएं। एंड आई hope everybody out of you is writing the notes, is writing the answers very well, though we are not physically available with you. हम आपके सामने नहीं हैं, हम आपकी कॉपीज चेक नहीं कर रहे, लेकिन आप सोचिए, आप हमारे लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने आप के लिए पढ़ रहे हैं, which is the most important and crucial part here, right? Be loyal to yourself, be loyal to your studies, and I hope everybody would have done the questions very well. चलिए, तो अब समय है चैप्टर के साथ आगे बढ़ने का। हमने पिछले लेक्चर में आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था। देखिए, सिर्फ पिछले लेक्चर में नहीं, जब से हमने चैप्टर की शुरुआत करी है, हम डेमोक्रेसी के बारे में काफी अच्छी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जिन कंट्रीज के एग्जांपल को लिया, उन कंट्रीज में
डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता था और कई लूप होल्स के बारे में हमने बात करी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, डेमोक्रेसी खुद अपने आप में ये कहती है कि मैंने अधिकार लोगों के हाथ में दिया है, लोगों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो मुझे किस तरीके से चलाते हैं, वो मुझे किस तरीके से अपनी कंट्री में एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम या चलने वाले डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ गलतियां भी ढूंढ रहे हैं। देखिए, हर सिस्टम में एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर बेहतरी है तो कुछ बुराइयां भी हैं। तो अब हम सबसे पहले डीमेरिट्स की तरफ फोकस करेंगे। डीमेरिट्स यानी कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जो फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी कुछ बातें कही हैं, तो अब हम अगेंस्ट की बातों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। यानी कि जो सबसे पहली दिक्कत है वो क्या है, दैट डेमोक्रेसी इज इनस्टेबल। सोचिए, हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है। जब तक नई गवर्नमेंट आती है, 2-2.5 साल गवर्नमेंट को, देश के सिस्टम को, गवर्नेंस को समझने में लगते हैं। ये समझने में लगता है कि कंट्री में क्या लॉज है, क्या लॉज नहीं है। एक ऐसी कंट्री, एक इंडिया जैसी कंट्री जहां पर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग क्लॉज है। इन सारी चीजों को समझने के बाद जब वो व्यक्ति अपनी चीजों को दिखाने के स्टेज पर आता है, जब वो अपनी कार्यशैली को दिखाने के स्टेज पर आता है, उस वक्त में कुछ ज्यादा समय नहीं बचता और गवर्नमेंट बदल जाती है। तो कई फिलोसोफर्स का ये मानना है कि डेमोक्रेसी एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन सोचिए, डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि मुझे 5 साल तक रखो। डेमोक्रेसी कह रही है लोगों की मर्जी चलने दो। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल आर द पावर हाउस। तो लोग चाहें तो इसे 7 साल 8 साल भी कर सकते हैं। लेकिन कई ट्रेंड्स और कई चीजों को एनालिसिस करते हुए हम इस बात तक आए हैं कि जहां पर लीडर्स को ज्यादा समय दिया गया है, तो ज्यादा समय के साथ वो और ज्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं, जबकि उनकी जो वर्क प्रोग्रेस है, वर्क एफिकेसी है, वो कंपैरेटिवली कम ही देखी गई है। 5 साल में वो एक एफिकेंट तरीके से, एक और एफिशिएंट तरीके से काम कर पाते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट जो फिलोसोफर्स ने रखा है। सेकंड पॉइंट, democracy is all about political competition and power play. Political competition and power play, see, this is not wrong, this is very right. हम इसको untrue नहीं कह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मिनिस्टर इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान जो बातें कर रहा होता है, जीतने के बाद वो उन बातों को शायद खुद ही भूल जाता है। It is all about competition. You know, you have to prove yourselves better than the others and you have to win the race. इसके लिए हम कई ऐसी बातें करते हैं जैसे जो बातों को हम पूरा नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमसे कई दावे किए थे, और क्या वो उन दावों को पूरे तरीके से पूरा कर पाए हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी कही हुई हर बात पर बिल्कुल वैसे के वैसे सही साबित हुए हैं? नहीं, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा जेन्युइनली नहीं होता कि इलेक्टोरल कैंपेनिंग के वक्त जो बातें हम करें वो एक्चुअली में हम लागू कर पाए, पर ये गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के द्वारा आपको ताकत दी गई है, तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जबान से आप इन कमिटमेंट्स को दे रहे हैं, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि डिक्टेटरशिप, मोनार्की या किसी और सिस्टम में जो लीडर्स हैं वो अपने वादों को पूरा करेंगे? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और दूसरे सिस्टम में तो शायद वो लीडर आपको कोई ऐसा दावा भी ना करे। क्यों? क्योंकि उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिक्टेटरशिप, मोनार्की इज नॉट एन आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में तो डेमोक्रेसी ही बेहतर है। कम से कम वो अपने बोले हुए शब्दों में से कुछ परसेंटेज पूरे करने की कोशिश तो करते हैं, राइट? द थर्ड पॉइंट, so many people have to be consulted in democracy that leads to delay. यानी कि तीसरा मुद्दा है डिलेज का। तीसरा मुद्दा है किसका? that democracy leads to delay in decision making. yes, डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो फोरम है, जो प्रोसेस है किसी भी डिसीजन का, वो बहुत लंबा है। अगर हम इंडियन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को समझे, हमने आर्गुमेंट्स इन फेवर में भी समझा था कि वी हैव 545 लोकसभा मिनिस्टर्स प्लस 250 राज्यसभा मिनिस्टर्स व्हिच आर टू बी कंसल्टेड एंड देन द लॉ गोज ऑन टू जुडिशरी, पीपल्स वर्डिक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे केस में इतना लंबा पैनल होता है किसी एक डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन सोचिए, जब इतने दिमाग से, इतने लोगों से डिसीजन क्रॉस होता है, तो ये डिसीजन महत्वपूर्ण या उसकी जो एफिकेसी है डिसीजन की, वो और बेहतर होती चली जाती है। उसकी जो इंप्लीमेंटेशन वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो समय, हम हमेशा कहते हैं दुर्घटना से देर भली। आप सोचिए कि इस पूरे प्रोसेस में जब इतना बड़ा पैनल बैठा है, हम इन सबकी सैलरीज पे ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ कर रहे हैं, और अगर हम जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजंस ले लें, तो सोचिए उन गलत डिसीजंस को अल्टीमेटली हम एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन अपने टैक्सेस से पे ऑफ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो चीजें हैं, ये आप अपने टैक्सेस को मत बर्डन करिए, थोड़ा समय लगने दीजिए और एक बेहतर डिसीजन को सामने लाइए। चलिए, नेक्स्ट एलिगेशन या नेक्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, it leads to bad decisions. Yes, many a time this happens. See, India is not a small country and we do not have a small population also. We are very well aware that we have a huge population and ये जो huge population है, इसमें भांत-भांत के लोग हैं, तरह-तरह के लोग हैं, अलग-अलग लोग हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो आप सोचिए, हर व्यक्ति के अपने नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है, हर व्यक्ति की अपब्रिंगिंग अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, सोच अलग है, बहुत सारे। आप एक घर में भी रहते हैं तो 2 भाई बहन होंगे जो एक ही माँ के पेट से जिन्होंने जन्म लिया है, उन लोगों के आइडियाज में भी डिफरेंसेस होते हैं। 2 भाई बहन भी एक दूसरे
दूसरे से ऑपोजिट्स होते हैं, सेम अपब्रिंगिंग के बाद, सेम कल्चरल बिलोंगिंगनेस के बाद, सेम हैबिट्स के बाद भी दो भाई बहन आपस में भी अलग हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने डिफरेंसेस हैं, कितने सोशल ग्रुप्स हैं जो कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, जो अपने आप में डाइवर्स है, अपने आप में अलग हैं, और हर सोशल ग्रुप के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लीडर फंक्शन नहीं कर सकता, अदरवाइज वो देश के लिए पॉलिसीज को बना ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में वो कोशिश करता है कि जो फैसले वो ले वो मेजॉरिटी के फेवर में हो, जो फैसले वो ले वो मेजॉरिटी के फेवर में हो, ताकि देश एक सिस्टम पे चल सके, राइट? पर आप ये नहीं कर सकते कि आप हर व्यक्ति के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करें। यहां नेक्स्ट आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। करप्शन, फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्शंस पर बेस्ड है, इलेक्शंस के द्वारा हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। तो क्या इलेक्शंस गारंटी देते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे? क्या वो करप्ट नहीं होंगे? नहीं। करप्शन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, और हम इस बात को जानते हैं। लेकिन सोचिए, सिर्फ करप्शन अकेला एक ऑफिसर कर रहा है, एक पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है? क्या उस पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए व्यक्ति को हम एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ब्राइब नहीं कर रहे हैं? वहां पर सिर्फ वो अकेला इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर हम भी इन्वॉल्व हैं। डेमोक्रेसी कहती है जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका देश चलेगा। तो सोचिए, आप खुद उस करप्शन के एक सीट पर इन्वॉल्व हैं, और जैसा आप चाहेंगे देश वैसे ही चलेगा। तो करप्शन जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑफिस से एग्जिस्ट नहीं करता, हम सबके दिमाग में, हम सबके मन में भी एक ये प्रॉब्लम है। हम सब भी ये कोशिश करते हैं कि भले ही पैसे देकर हमारा काम सबसे पहले हो जाए। तो इस सोच को पहले एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन हमें निकालना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी लाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ people being the powerhouse, not the government leader being the powerhouse. If you are right as a citizen and you are not giving a bribe to anybody, will corruption exist? हम अगर किसी व्यक्ति पर एक उंगली उठाते हैं तो चार हमारे तरफ उठती है। हमें सबसे पहले अपनी कार्यशैली को देखना होता है, अपने आप को देखना होता है, और यहां पर डेमोक्रेसी कहती है कि मैं सिर्फ एक आईना हूं, जैसा आप चाहते हैं देश वैसे चलेगा। चलिए, तो करप्शन की समस्या अगर हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बेहतर देश बनाने की हम में इच्छा है, हम में एस्पिरेशन है, तो हम इस समस्या को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यहां पर तो बात फिलोसोफर्स ने कुछ अलग ही कर दी। यहां पर कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरी सिटीजन लैक्स नॉलेज। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो है उसे पॉलिटिक्स के बारे में, उसे पूरे गवर्नेंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ये गलत तो नहीं है, राइट? आप सोचिए, हम सब ने इस इलेक्शंस में इस बार बीजेपी को जिताया, बीजेपी रूलिंग पार्टी रही, बीजेपी के लीडर प्राइम मिनिस्टर रहे। सोचिए, क्या आपने वोट देने से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो को पढ़ा था? इलेक्शन मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद हम में से कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि इलेक्शन मैनिफेस्टो होता क्या है। पार्टी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को वो किस तरीके से फंक्शन करेगी उसका एक मैनिफेस्टो तैयार करती है, जो जनरल पब्लिक के लिए जारी किया जाता है, ताकि आप डिफरेंस जान सकें, आप समझ सकें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों अलग है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपके लिए क्या काम करने वाली है। लेकिन शायद हम में से कई लोगों ने, हम में से मेजॉरिटी ने इस मैनिफेस्टो को पढ़ा भी नहीं होगा। तो सोचिए, आपने एक इतना बड़ा फैसला लिया, आपने एक फैसला लिया कि आपके देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति हायर किया, आपने देश का सबसे प्रमुख, सबसे अहम फैसला लिया, आपने उस व्यक्ति को हायर किया जिसे आप अपनी मेहनत की कमाई में से टैक्सेस देते हैं, और सोचिए उस व्यक्ति को इलेक्ट करते वक्त आपने उसके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को तो पढ़ा ही नहीं, राइट? तो आप यहां पर फिलोसोफर्स कहां गलत है? यहां पर फिलोसोफर्स क्यों गलत है? क्या ऑर्डिनरी सिटीजन सही मायने में डिसीजंस लेने के लिए तैयार है? डेमोक्रेसी कहती है मैंने आपको अधिकार दिया है, लेकिन आपको अपने आप को बेहतर करने की, जो ग्रोथ करने का अधिकार है, वो तो आपके हाथ में है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना फैसलों के बारे में सोचे, बिना पैरामीटर्स को स्टडी किए फैसले लोगे, तो वो फैसलों में गलती हो सकती है। देखिए, मैं बीजेपी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूं, या मैं कांग्रेस के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूं, या मैं बहुजन समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूं। इस जगह पर अगर कांग्रेस भी होती, आज रूल में अगर कांग्रेस होती, तो मैं यही कह रही होती कि क्या आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ा है, राइट? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि हमारे फैसले लेने से पहले हमें चारों तरफ से 360 डिग्री एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और तब हम एक सही देश, एक सही जो जनरेशन है उसे आगे ले जा पाएंगे। तो समझिए, डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी कहती है आई हैव मेड पीपल द पावर हाउस, और बाकी सारी गवर्नमेंट में लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं है। तो शायद एक ऐसी गवर्नमेंट ही बेहतर है जहां पर लोग फैसले लें, राइट? अभी भी हम कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, अभी भी हम कंक्लूजन के लिए एक केस स्टडी को समझेंगे। तो चलिए केस स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे एक केस स्टडी की, एक इंसिडेंट की, जो 1958 और 1958 से 1961 तक हुआ। ये इंसिडेंस था फेमाइन का, भुखमरी का, एक ऐसी स्थिति का जहां पर लोगों के पास फूड शॉर्टेज था, अनाज की कमी थी, लोग अपने लिए 2 वक्त का खाना 2 स्क्वायर मील्स अरेंज नहीं कर पा रहे थे, और ये सिचुएशन अराइज हुई थी चाइना में। चाइना ने 1958 टू 1961 वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बुरा फेमाइन देखा था।
China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in the world's history. Nearly 3 crore people died in this famine. सोचिए 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी चाइना में इस फेमाइन के दौरान. आज आप पेंडेमिक में हैं, आज आप घरों में लॉक्ड हैं, लॉकडाउन, अनलॉक, ये सारी चीजें हम सुन रहे हैं और अब हम इससे काफी फेमिलियर हो चुके हैं. लेकिन अभी भी इस पेंडेमिक के दौरान भी हम देख रहे हैं कि इतना जो डेथ रेट है वो इस तक नहीं पहुंचा है. तो सोचिए ये क्या पेंडेमिक से कम स्थिति थी? दिस वाज आल्सो एन एपिडेमिक व्हिच वाज एग्जिस्टिंग, पीपल वर डाइंग एंड देयर वर 3 crore डेथ्स व्हिच वर रिकॉर्डेड इन चाइना. इस समय पर इंडिया जो है वो सेम इकोनॉमिक कंडीशन पर था. इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो दोनों ही बिल्कुल सेम थी. इंडिया में भी फेमाइन आया, चाइना में भी फेमाइन आया, लेकिन इंडिया में फेमाइन जो है वो इतना वर्स्ट हिट नहीं करा, इतने लोग नहीं मरे, ऐसी स्थिति नहीं हुई जैसी चाइना में हुई. तो सोचिए उस समय तो इकोनॉमिक कंडीशन भी सेम थी, पॉपुलेशन भी लगभग नियरली आसपास चल रही है और बाकी स्थिति भी सेम थी. फिर फेमाइन भी दोनों जगहों पर आया, फिर वहां पर फेमाइन कंट्रोल ना हो पाया और यहां पर फेमाइन कंट्रोल हो गया. क्यों? क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं थी पर इंडिया एक डेमोक्रेसी थी. यहां पर फर्क था गवर्नमेंट का, यहां पर फर्क था सिस्टम का. डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट को इस दौरान डर था कि अगर हमने लोगों के लिए खाना अरेंज नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में हमें हटा दिया जाएगा, अगर डेथ का नंबर हाई होगा तो हमें हटा दिया जाएगा. ऐसा डर इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को था. लेकिन चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसा डर नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, दे वर नॉट आंसरेबल. और इस वजह से इंडिया में कैसे भी करके बफर स्टॉक से, ग्रैनरी से, जहां पर भी अनाज का बाहर से मंगाओ, कैसे भी करके अनाज की जो कमी थी, किल्लत थी, उसे पूरी की गई. पर चाइना में इस किल्लत को पूरा नहीं किया जा पाया और 3 करोड़ मौतें हुई. तो सोचिए डेमोक्रेसी कम से कम इन चीजों में तो बेहतर है, राइट? तो अब हमने अभी तक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा, हमने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा, हमने कंक्लूजन में समझा कि एक आंसरेबल गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर होती है बजाय एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल. चैप्टर में हम आगे समझेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स गवर्नमेंट, वी ऑल नो दैट. हमने कई फीचर्स को समझा, हमने कई केस स्टडीज को अंडरस्टैंड किया. लेकिन आज जो डेमोक्रेसी हम अप्लाई कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को और कई गुना बेहतर बनाया जा सकता है. जब हम डीमेरिट्स की बात कर रहे थे तब मैंने आपसे ये कहा था कि वी द सिटीजंस हैव द पावर टू गवर्न डेमोक्रेसी. तो सोचिए सिटीजंस चाहें तो डेमोक्रेसी को करप्शन फ्री, डेमोक्रेसी को इंस्टेबिलिटी फ्री एक बहुत बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रिसोर्सेज और प्रॉपर समय हो. दूसरी सबसे अहम इंपॉर्टेंस एक इच्छा हो अपने देश को बहुत बेहतर बनाने की. डेमोक्रेसी को कई पैरामीटर्स तक डीप ले जाया जा सकता है. लेट अस स्टडी द ब्रॉडर कांसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हियर. नाउ a representative democracy is the one in which people elect their representative to legislatures. Representative democracy यानी कि आपने अपने द्वारा एक व्यक्ति को चुना है जिसे आपने पोजीशन देकर सीट पर बिठाया है. अब वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली पर बिठाएं या उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सेंट्रल पोजीशन अलॉट करें. लेकिन इलेक्टेड, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है चूजिंग समबडी टू टेक डिसीजंस फॉर यू एंड मेकिंग द पर्सन सिट ऑन अ पोजीशन. The representatives in turn form the government and govern. Representative क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं और देश को चलाते हैं. In this type of democracy, a majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. See, in this kind of democracy, India is also a representative democracy. In this kind of democracy, in the parliament, we have majority which takes decision for us. लोकसभा जो है, लोकसभा में जब मेजोरिटी अग्री कर जाती है, राज्यसभा में मैटर जाता है, मेजोरिटी की जो सहमति होती है, तो उस बिहाफ पर, हम लोगों के बिहाफ पर डिसीजन ले लिया जाता है. Modern democracies involve such a large number of people that it's physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Let me tell you one thing, democracy एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है उन कंट्रीज में जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है. तो जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है उन कंट्रीज में नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति बैठकर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने. ऐसे केस में जब ये इम्पॉसिबल सा टास्क है कि इतने सारे लोग, आप सोचिए हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों की जनता है, ये कैसे एक साथ बैठकर एक फैसला लेगी और एक मत पर कैसे आएगी? डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पहली बात ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो मेजोरिटी हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेती है. Even if they could, अगर हम कर भी पाते, करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर भी पाते, एक साथ सब बैठ भी पाते, the citizen does not have the time. See, we don't have time. आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. आपको पढ़ना है, मुझे, मेरे ऊपर अर्निंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे पास हर वक्त उतना समय हो कि मैं देश के लिए डिसीजंस लेने जा सकूं. The desire or the skills to take part in the decision making. चलिए फिर भी मैं समय निकालूं, कोशिश करके भी जाऊं, 1 घंटा रोज अपने देश के लिए दूं, लेकिन उसके लिए मेरे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इच्छा होनी चाहिए, एक एस्पिरेशन होनी चाहिए, जो मैंने कहा था पहले भी कि एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है एक बहुत अच्छा देश बनाने की इच्छा. चलिए यहां पर हमें 2 कंसेप्ट समझने हैं, एक नॉमिनल डेमोक्रेसी और दूसरी आइडियल डेमोक्रेसी. देखिए
नॉमिनल डेमोक्रेसी यानी कि वो डेमोक्रेसी, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत डिफिकल्टी ना हो इस कंटेंट को समझने में, क्योंकि यूजुअली जब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं या मॉड्यूल को कवर करते हैं तो वो ये पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट ऐसा नहीं है। 1 मार्क क्वेश्चन है, अगर हम पेपर के फॉर्मेट को देखें तो 1 मार्क के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे केस में ये जो क्वेश्चन है जिन्हें हम, या ऐसे टॉपिक्स जिन्हें हम साइडलाइन कर देते हैं, इन टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है नॉमिनल डेमोक्रेसी और आइडियल डेमोक्रेसी की। नॉमिनल डेमोक्रेसी यानी कि वो सिस्टम जिसे आप और मैं आज फॉलो कर रहे हैं, राइट, जो आइडियल नहीं है लेकिन इस समय चल रहा है सिस्टम है, या एक ऐसा सिस्टम, नॉमिनल सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी के मतलब क्या था, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या थी? डेमोक्रेसी का मतलब था पीपल्स गवर्नमेंट, द पीपल आर द पावर हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइडियल डेमोक्रेसी तो वो होती है बेटा जहां पर हर सिटीजन डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो, जहां पर पूरी तरीके से कंप्लीटली, राइट, एक ऐसा सिस्टम हो विच इज ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी ट्रू टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम वेयर एवरीबडी नोज व्हाई द डिसीजन इज बीइंग टेकन, व्हाट आर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट डिसीजन, हाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड एवरी स्टेप ऑफ द डिसीजन मेकिंग, राइट। तो नॉमिनल डेमोक्रेसी यानी वो जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो हमारे लिए फैसला लेते हैं, जबकि आइडियल डेमोक्रेसी जो होती है उसमें एवरी सिटीजन इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन इज टोटली ट्रांसपेरेंट, जो डेमोक्रेसी एक्चुअली कहती है। डेमोक्रेसी कहती है कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी आर द पीपल। चलिए, अब a nominal democracy, as we normally use the term, refers to a system of governance which is run by people's elected representative। देखिए वही बात हो रही है, मैंने आपको एक बहुत रफ फॉर्मेट में समझाया कि जहां पर भी लोगों ने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए हैं और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए फैसला लेते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम नॉमिनल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे आज हम एक्चुअली में फेस कर रहे हैं। आज हमने बीजेपी को रूलिंग पार्टी डिसाइड किया है, हमने वोट किया है, बीजेपी के जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। तो एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम नॉमिनल डेमोक्रेसी कहते हैं। चलिए आइडियल की तरफ आगे आते हैं। आइडियल डेमोक्रेसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट। नॉमिनल डेमोक्रेसी से कई पैरामीटर्स डीप है ये कॉन्सेप्ट, एंड आइडियल डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन व्हिच एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। आप, मैं, हम सबसे पूछा जाए, हम सबसे अपनी राय मांगी जाए, हम सब डिसीजन मेकिंग का डायरेक्टली हिस्सा हो। आज हम हिस्सा है, लेकिन हम किस तरीके से हिस्सा है? हम इनडायरेक्टली हिस्सा है, हम डायरेक्टली हिस्सा नहीं है। यहां पर बात की जा रही है जहां पर सिटीजन जो है वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होगा, राइट। तो ऐसे सिस्टम को हम आइडियल डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर दिस वन डज नॉट नीड टू हैव जस्ट इक्वल राइट टू वोट। इस केस में हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है, लेकिन इस केस में सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी की जरूरत नहीं है। इस केस में सिर्फ राइट टू वोट से कुछ नहीं होगा। आप अपने लीडर को चुन लेंगे और लीडर आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, आप खुद अपने लिए डिसीजन लेंगे। तो वोटिंग राइट होगा, एक सिस्टम होगा, लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, फैसले हम लेंगे, वो इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। इधर एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आज हम सब डेटा को न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम देखते हैं पेंडेमिक के दौरान कितने लोग संक्रमित हैं या कितने लोगों की डेथ हो गई, डेथ ट्रोल। लेकिन आप में से कई लोगों को मैंने, या मेरे आसपास कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि ये तो गवर्नमेंट फिगर है, ये तो एक्यूरेट फिगर नहीं है। उन लोगों का क्या जिनके टेस्ट तो हुए ही नहीं, राइट। तो आप में हम सब ये समझते हैं कि जो डेटा हमें न्यूज़पेपर बता रहा है वो एक्चुअली एक्यूरेट डेटा तो नहीं है और शायद फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन भी नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता तो क्या हम, आप और मैं, हम सेकेंड वेव के लिए तैयार नहीं होते, राइट। अगर हमारे पास ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट सारी इंफॉर्मेशन आती तो हम पहले से चीजों के लिए तैयार होते, बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। हम किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर अपने डिसीजंस को, अपनी चीजों को छोड़ नहीं देते। तो सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई आसान टास्क नहीं है हर सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, पर क्या वो सिटीजन उस इंफॉर्मेशन को स्टडी कर पाएगा, रीड कर पाएगा, ग्रास्प कर पाएगा और वो उसके काम की है? हमें यह भी देखना होगा कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो। अगर वो लिटरेट है ही नहीं तो ये डेटा, ये सारी चीजें उनके किसी काम की नहीं है, राइट। तो जब हम आइडियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो सिर्फ वोटिंग राइट से काम नहीं होगा। सबसे पहली चीज चाहिए कि आप सिटीजन को इक्वल इंफॉर्मेशन दो, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास हो ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले। दूसरी चीज, एटलीस्ट द सिटीजन शुड हैव बेसिक एजुकेशन। मैंने कहा अगर वो लिटरेट ही नहीं है तो इस इंफॉर्मेशन के लिए, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो एक कंट्री जहां पर हम आइडियल डेमोक्रेसी शायद तब ला पाएंगे, हमारी कंट्री में हम आइडियल डेमोक्रेसी शायद तब ला पाएंगे जब हमारे यहां पर एवरी सिटीजन इज एटलीस्ट लिटरेट, नोज हाउ टू रीड एंड राइट। आप सोचिए पैरामीटर कितना छोटा है। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब है a person who is 7 years of age and knows how to read, write and speak at least one language. He understands one language, any one language. We are not talking you should know English or whether you should know Hindi. We are saying official languages में से आपको कोई भी एक भाषा आती हो, समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में क्राइटेरिया बहुत छोटा है, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो लिटरेट नहीं है। तो फिर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम करेंगे भी क्या? चलिए आगे, एटलीस्ट उनके पास बेसिक एजुकेशन हो और इक्वल रिसोर्सेज हो। थर्ड, राइट, इक्वल रिसोर्सेज हो ताकि वो उस रिसोर्स, उन डिसीजंस के को और बेहतर स्टडी कर सके, उन डिसीजंस पर कोई स्टैटिस्टिक्स देख सके और फिर कोई फैसला ले। एंड द फोर्थ मेजर इंपॉर्टेंट द क्राइटेरिया व्हिच आइडियल डेमोक्रेसी नीड्स इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, राइट।
मैं आप सबको बहुत सारी फाइल्स भिजवा दूं, कंट्री का सारा डेटा भिजवा दूं, और आप एजुकेटेड भी हो, आपके पास खैर रिसोर्सेज भी हैं, तो और लेकिन उसके बाद आप सोचो, आप अपनी खुद की पढ़ाई तो करते नहीं हो, राइट? अगर मैं आपको इतनी किताबें देती हूं तो उसमें से हम थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। आप सोचिए कि आपको कितने बड़े कमिटमेंट की जरूरत है। जब हम अपने करियर की बात करते हैं, अपने फ्यूचर की बात करते हैं, तभी भी हम कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं कि चल यार आज पढ़ते नहीं है, कल पढ़ लेंगे। लेकिन देश के फैसलों के लिए तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए कि नहीं, मैं देश का एक ऐसा नागरिक बनूंगा जो डिसीजन मेकिंग में कंप्लीटली हिस्सेदारी रखूंगा। ये कमिटमेंट, ये इच्छा, ये एस्पिरेशन होना भी सिटीजन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, नॉमिनल डेमोक्रेसी वो पोजीशन है, वो सिचुएशन है जिसे हम अचीव कर चुके हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली लागू कर रहे हैं, और इस पर अभी हमें आइडियल कॉन्सेप्ट पर अभी हमें मूव करना बाकी है। सिर्फ हमें ही नहीं, दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इस टेस्ट को पास कर चुकी हो। यानी कि देयर मे नॉट बी एनी कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच पासेस द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, डेमोक्रेसी एक बहुत एक्सपैंडेड कॉन्सेप्ट है, और अभी तक आइडियल डेमोक्रेसी तक कोई भी कंट्री नहीं पहुंची है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि हर सिटीजन बैठकर देश के लिए फैसला ले रहा हो। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि डेमोक्रेसी कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी कहती है आप उसे बेस्ट बनाते हैं, जो सिटीजंस चाहेंगे वैसा गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। मैंने डीमेरिट समझाते वक्त आपको कहा था कि करप्ट कोई सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, करप्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है, एक पॉलिटिकल ऑफिसर नहीं है, करप्ट आप भी हैं। कुर्सी की दूसरी तरफ आप हैं जो पॉलिटिकल ऑफिसर को ब्राइब कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ऑफिसर को घूस दे रहे हैं। तो आप खुद पर, अगर हम किसी पर एक उंगली उठा रहे तो चार उंगलियां हमारी तरफ उठ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल सिस्टम को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसे समझकर इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण टास्क है। I hope everybody of you have understood what is the difference between nominal democracy and ideal democracy. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, किताबों में लगता है कि ये क्यों दिया हुआ है, इस पर ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। जनरली क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस पे जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कई बार एग्जाम्स में आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, राइट? डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पे आपसे सवाल आते हैं, जबकि ये चैप्टर का कंटेंट नहीं है, राइट? लेकिन क्योंकि सवाल आते हैं उस समय पर बच्चे इस तरीके से सोचते हैं यार ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो इस वजह से हम इस चीज को भी कवर करें, एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, ताकि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ डेमोक्रेसी हम ये पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू है, हम डेमोक्रेसी के कई फीचर्स को पढ़ चुके हैं, आप यहाँ पर कोई भी फीचर लिख सकते हैं। चलिए, इज द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इन दिस गवर्नमेंट द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर हम यही पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में द पावर हाउस इज पीपल. They play a very important role in governing process. People play a very important role because we are the ones who give vote, right? And the major role is in our hand. We elect the government for us. Okay. Second, in this process, we have right to change the government through elections. In every 5 years, you change the government through elections. If you wish, you can continue with the same government, but the process of election will go on. Secondly, you even have a wish to change the government in the midterm. आप बीच में भी चाहें तो government को change कर सकते हैं. आगे. People enjoy freedom of speech and expression. हमारे यहाँ पर सेंसरशिप नहीं होती है. हमारे यहाँ पर हमें अधिकार है कि अपनी बातों को हम कई प्लेटफॉर्म से रख सकते हैं. और आज एक बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया. राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी हमने लास्ट पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है. हमने फ्री इलेक्शन का एग्जांपल चाइना से देखा. हमने देखा कि फ्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्री इन एन इलेक्शन. और फ्री हम दो तरीके से होते हैं, एक वोटर के कंटेंट साइड से और एक कैंडिडेट के साइड से. फेयर इलेक्शन यानी कि जस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, जस्ट इलेक्शंस होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई माल प्रैक्टिस या चीटिंग नहीं होनी चाहिए. प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजंस. सिटीजंस हियर फील डिग्निफाइड बिकॉज़ दे आर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द मेजर डिसीजन ऑफ गिविंग वोट लाइज इन द हैंड्स ऑफ सिटीजंस. फाइन, तो ये डेमोक्रेसी का ओवरव्यू हो गया. अब वील कम टू डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो दिस गवर्नमेंट इज बीन imposed on people by force. वहां पर डेमोक्रेसी में we had elected representative. डिक्टेटरशिप के केस में we have forced government. It is a government of one man or a group of people who have used power by force. ये ऐसी गवर्नमेंट है, एक आदमी की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की, जहां पर इन्हें फोर्स किया गया है, पावर इनके ऊपर एनफोर्स किया गया है, ताकि ये लोगों के ऊपर फोर्स की गई है इस तरीके की गवर्नमेंट. अ डिक्टेटर कैन बी रिमूव्ड बाय वायलेंस और बाय मिलिट्री coup. या तो इस डिक्टेटर को आप वायलेंस से हटा सकते हो. देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट को बदल सकते हो. लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, आप या तो वायलेंस का इस्तेमाल करो या फिर कोई मिलिट्री अटैक होगा, तब जाके वो गवर्नमेंट हट पाएगी. पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. यहाँ पर कंप्लीटली सेंसरशिप होती है. यहाँ पर यू आर ओनली अलाउड टू सेलिब्रेट द रूल ऑफ द डिक्टेटर. आप सिर्फ डिक्टेटर की तारीफ छाप सकते हो, आपको डिक्टेटर की तारीफ करनी है, आप उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं छाप सकते. नो राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे. डू नॉट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. किसी भी तरीके की इक्वल अपॉर्चुनिटीज सिटीजन को नहीं दी जाएंगी, जिसमें एक वोटिंग राइट भी होता है. पॉलिटिकल इक्वालिटी भी डिक्टेटरशिप में नहीं होती है. तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज टाइम टू चेक योर लर्निंग. चलिए, इस चैप्टर में मैं आपको आखिरी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूं, तो इस क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर्ली 5 पॉइंट्स के साथ लिखिएगा. What are the drawbacks of democracy? Philosophers ने डेमोक्रेसी के बारे में कई डीमेरिट्स भी बताए हैं, और इन डीमेरिट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है. तो you have to write all the drawbacks of democracy here. I hope
All of you all have understood the chapter very well. You've understood the concept of democracy very well. You've understood the features of democracy very well. Democracy की definition, उसके बाद हमने features cover करे. Features के बाद हमने सारे कई countries के case studies को cover किया. Case studies आपको interesting लगे होंगे, उन countries के बारे में जानना आपको interesting लगा होगा. इसके बाद we came up to why democracy. क्यों डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है, और जब हम क्यों सवाल पूछते हैं तो तर्क वितर्क दोनों ही दिए जाते हैं. हमने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े और फिर हमने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी समझा. दोनों ही पहलुओं को समझते हुए फिर हमने कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़े कि जब चाइना में फेमाइन आया, जब 1958 to 61 इंडिया चाइना दोनों ही फेमाइन फेस कर रहे थे और इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति भी सिमिलर थी, तो उस समय चाइना में 3 करोड़ लोगों की मौत हुई, लेकिन इंडिया में मौत नहीं हुई. एपिडेमिक को कंट्रोल कर लिया गया और द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज कंट्रीज वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. चाइना वाज नॉट अ डेमोक्रेसी वेयर एज इंडिया वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो कंक्लूजन के बाद हमने डेमोक्रेसी को और डिटेल में समझने की कोशिश करी. हमने ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे प्रोसीड किए, जहां पर हमने नॉमिनल डेमोक्रेसी और आइडियल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस को समझा. फिर हमने डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के डिफरेंस को कवर करते हुए इस चैप्टर की जर्नी को कंप्लीट किया. आई होप आप सबको चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ आया होगा. डू रीड योर टेक्स्ट बुक्स, डू रीड द मॉड्यूल प्रॉपर्ली so that you have a better understanding and keep making notes. These are the only things which are going to remain with you when you will face your exams. दो हम डाउट काउंटर्स पे अवेलेबल हैं, दो हम आप लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपकी एक बहुत बेहतर एजुकेशन या बहुत बेहतर पढ़ाई हो पाती है. कीप राइटिंग, कीप स्टडिंग. Hello students, this is where we've ended the chapter. I hope you enjoyed the journey of democracy a lot. We have much more fun learning lectures and entire syllabus ahead. Let us keep studying. Hello students. Now we'll be starting with the last part of the chapter, what democracy, why democracy. Till now we had completed the arguments in favor and we've studied about what democracy actually is. We've also studied the features of democracy. Now it is time to talk about various philosophers' concepts, various ideas which are working against democracy. So let us continue our journey of learning. इससे पहले कि हम चैप्टर के थर्ड पार्ट को शुरू करें, अब समय है आपके उन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए दिए थे. चलिए, सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून की नजरों में हर व्यक्ति बराबर है, वो भले ही एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो या फिर एक प्राइम मिनिस्टर हो. आपको सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को समझाना है. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द पावर हाउस, द एंटायर पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट. सो पीपल आर द पावर हाउस ऑफ डेमोक्रेसी. तो आप सोचिए, जहां पर लोगों के पास सारा अधिकार है वहां पर रूल ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है. हर गवर्नमेंट ऑफिशियल और ऑर्डिनरी सिटीजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो दोनों पॉलिटिकली इक्वली कंसीडर किए जाते हैं. सिर्फ फर्क इतना है कि ऑर्डिनरी